तो कल पिछले क्लास में हमने डिटर्मिनेंट क्या इंट्रोडक्शन के रूप में साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे हम एक ठोस शेप में देते हैं और साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसके शेप को दूसरे शेप में बदल के लिखने का जो एक तरीका है जिसको हमने नाम दिया था डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, और उसकी बहुत सारी बातों को से अवगत हमने आपको कराया। आज की बारी है, आज के दूसरे लेक्चर में डिटर्मिनेंट के दूसरे सेकंड लेक्चर में कि डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर क्या है ना। तो वैसे ही कल जो है हमने जो देखा साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसी तरीके से यहाँ आप देखेंगे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन हैविंग थ्री वेरिएबल्स। कल टू वेरिएबल्स के लिए था, आज थ्री वेरिएबल्स के लिए है, तो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिलेगा, है ना। तो लिखते हैं कि let us consider the system of simultaneous equations। अब हम लोग नीचे दिए गए साइमल्टेनियस इक्वेशंस पर विचार करते हैं, और वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस कौन कौन है। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन होता है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। और फिर तीसरा इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0, ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। इस तरीके से ये तीनों इक्वेशन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहलाते हैं। और इस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के क्रम में हमारा जो है डिटर्मिनेंट का एक फॉर्म आएगा, जिस फॉर्म को हम लोग थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर कहते हैं। ठीक है। तो आपने पीछे के क्लासों में 11 में 10 में 9 में इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड पढ़ा होगा, जिस मेथड को हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना। ठीक है। तो तीन इक्वेशन हो तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए किसी दो को सॉल्व करो। किसी दो को सॉल्व करने पर जो मान आता है वेरिएबल का, x का, y का, z का, वो तीनों मान लेकर के किसी तीसरे में रख दो। अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है तो तीनों इक्वेशन का वही सॉल्यूशन होता है। तो हम लोग ये तीनों जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इन तीनों में से किसी टू इक्वेशन को लेकर के हम सॉल्व करेंगे और x, y और z का अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, और उस वैल्यू को तीसरे में किसी तीसरे में रख सकते हैं। तो जो अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो वही सॉल्यूशन जो है वही x और y, z का मान तीनों के लिए सेटिस्फाई करता है, तीनों को संतुष्ट करेगा। तो हम लोग यहाँ किसी 3 पर डिसाइड करते हैं। तो हम किसी 3 में लिखते हैं कि सॉल्विंग 2 and 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। इसमें से हम 2 और 3 को सॉल्व कर रहे हैं। आप 1 और 2 को सॉल्व करके एक्स वाई जेड का मान 3 में रख सकते हैं। फिर आप 1 और 3 को करके
एक्स वाई जेड का मान निकाल करके 2 में रख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने का जो तरीका है तो हम देखें यहां पर, है ना। तो पहला है a2x, यहाँ है a3x, तो इसका ये x ले लीजिए, बटा का चिन्ह दे दीजिए। अब इसको तोपिए, है ना। अब इसको तोपने के बाद वेरिएबल को गौन कीजिए, इग्नोर कीजिए, कांस्टेंट बचा यहाँ b2 c2 b3 c3, तो इसको ऐसे लीजिए, तो क्या होगा b2 गुना c3, b2 गुना c3, अब माइनस, अब इसको ऐसे लीजिए b3 गुना c2, b3 इंटू c2। अब देखिए हम लोग ने पहला के लिए काम कर लिया, फिर बराबर का चिन्ह देते हैं। अब ये हटाइए, अब इनकी बारी समाप्त हो गई। अब इस बीच वाले को तोप देंगे और यहाँ पर y लिख देंगे, फिर बटा का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्रिया उल्टा कर देते हैं, अब ऐसे लेंगे, इसको गौन कीजिए, अब इसको ऐसे के साथ करिए, तो a3 c2 है, z और x गौन होगा a3 के साथ c2, a3 c2 माइनस, अब ये a2 के साथ c3 होगा, a2 c3, फिर अब इसका काम खत्म हो गया। अब आइए, अब देखते हैं यहाँ पर z लिखेंगे, z के बटा में देंगे, z के बटा में देंगे तो ये कवर करेंगे और फिर अब बचेगा, फिर अब पुराने पहले वाले पर आएंगे, a2 के साथ b3, a2 b3 अब माइनस a3 b2। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम किसी दो को सॉल्व कर सकते हैं। हमने 2 और 3 को सॉल्व किया, आप इसी के अनुसार आप 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो फिर एक बार समझ लो, किसी दो को सॉल्व करेंगे तो पहले वाला टर्म को तोप दीजिए और उसका वेरिएबल x लिख के उसके बटा में तिरछा गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b2 c3 माइनस b3 c2 लिख दिए, बराबर का चिन्ह दिए, इसको तोप दिए और इसका y यहाँ लिख दिए, बटा का चिन्ह दे दिए, और दूसरा वाला जब काम करेंगे बीच वाला तोपते हैं तो उस क्रिया को थोड़ा उलट देते हैं। अब ये लेफ्ट लोअर से राइट अपर को, अब तब माइनस लेफ्ट अपर से राइट लोअर जाएगा, तो a3 c2 और माइनस a2 c3 यहाँ लिख दिए। अब इसको ढक दिए, इसको ढकने के बाद फिर अब पहले की प्रक्रिया पर जाएंगे, a2 b3 और माइनस a3 b2। अब ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, और तब इसको हम लोग मान लेते हैं कोई एक कांस्टेंट के रूप में k, कुछ भी मान सकते हैं। जब ये मान लिए तब तीनों का अलग अलग मान निकालिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा k इंटू b2 c3 माइनस b3 c2, y इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू a3 c2 माइनस a2 c3, और z इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू a2 b3 माइनस a3 b2। देखो x y और z का मान हमने निकाल दिया, x y और z का मान हमने निकाल दिया। अब इस x y और z के मान को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी दो से अधिक के इक्वेशन को सॉल्व करने का यह तरीका होता है कि जब 3 इक्वेशन हो तो किसी दो को सॉल्व करो, x वेरिएबल का मान निकालो और तीसरे में रख के उसको सेटिस्फाई कराओ। अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो वही मान सबके लिए वेरीफाई करता है, ठीक है। तो अब ये x का y का और हमारा z का मान निकल गया, तो यहां लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन 1। x, y और z के इन मानों को हम इक्वेशन 1 में रखते हैं। आइए देखो a है, a रहने दीजिए, x का मान क्या है k इंटू b2 c3 माइनस b3 c2,
प्लस देखो यहाँ B1 है, B1 लिख दो, A1 के बाद B1, B1 के साथ Y है तो Y का मान रखो, K इंटू A3C2 माइनस A2C3 प्लस अब क्या है C1Z है तो C1 लिखो और Z का वैल्यू क्या है K इंटू A2B3 माइनस A3B2 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, अब ये जो है हमारा K तीनों में है, K को कॉमन लेकर के 0 में कैंसिल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा A1 B2C3 माइनस B3C2 प्लस B1 A3C2 माइनस A2C3 प्लस C1 A2B3 माइनस A3B2 इक्वल टू 0 आ गया। देखो अब जो है वैल्यू हमारा जो निकल के आया, तो कल हमने जो पढ़ा था 2 वेरिएबल के लिए, उसके हिसाब से अगर A1 B1 C1 को निकाल दो तो यह तो सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन है कि नहीं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A1 और इसको B2C3 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं B2C2 B3C3 प्लस देखो लिख सकते हैं B1 इसको लिख सकते हैं हम लोग यहां पर लिख सकते हैं A2C2 A3C3 देखो A3C2 माइनस A2C3 हो गया प्लस C1 और यहां इसको क्या लिख सकते हैं A2B2 A3B3 बराबर 0 है ना। तो देखो यहाँ यह सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का तुलना जो कल पढ़े थे हम लोग कि 2 वेरिएबल में जो रिजल्ट आया था उसको इस रूप में हम रख दिए थे, तो उसको भी यहाँ 2 वेरिएबल वाला है, 2 टर्म का है, और तीसरा C1 A1 B1 C1 को अलग छाटे हैं जो इसके मल्टीप्लिकेशन में इसके प्रोडक्ट में लिख दिए। तो अब हमारा लिखेंगे कि विच कैन आल्सो बी रिटेन एज, विच कैन आल्सो बी रिटेन एज, जिसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो किस रूप में लिख सकते हैं, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, विच कैन आल्सो बी रिटेन एज A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल टू 0। इस रूप में हम लोग इसको व्यक्त कर सकते हैं, है ना। तो वेयर ये जो हमारा रिजल्ट है क्या है A1 B2C3 माइनस B3C2 प्लस B1 A3C2 माइनस A2C3 प्लस C1 A2B3 माइनस A3B2। ये देखो जो हमारा रिजल्ट आया है क्षण के, उस रिजल्ट के हिसाब से अब देखो कि हम लोग ये जो रिजल्ट हमारा आया उसको इस रूप में लिख सकते हैं, है ना। वेयर इतना गिव्स the determinant of third order, determinant of third order, ठीक है।
चाहे इसको ऐसे यहाँ कर दीजिए। गिव्स द डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर एज, आप इसको ऐसे लिखो A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ऐसे इसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं जैसे कल सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में हमने किया। तो ये जो हम हो गया इसको हम लोग थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहते हैं और इसके हिसाब से ये जो हमारा एक्सपेंशन है ये इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कहलाता है? तो यहां पर हमारा जो है इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, अगर ना उधर 1 2 3 है तो इसको 4 ले लीजिए। तो 4 का जो LHS है वह इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कहलाता है। ठीक है, तो 3 वेरिएबल के साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम सॉल्व किए तो जो एक्सपेंशन आया उस एक्सपेंशन को इस तरीके से, है ना, रिटेन एज इतना। ठीक है, यह थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमारा कहलाता है। और कल जो 2 वेरिएबल्स के लिए जो साइमल्टेनियस इक्वेशन लिए थे उसको सॉल्व किए थे तो वहां जो हमारा एक्सपेंशन आया था उस एक्सपेंशन को लिखने का जो तरीका था उस तरीके के हिसाब से हमको जो रिजल्ट आया वह सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का हम लोग प्रारूप यहाँ देख रहे हैं कि कैसे आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। तो इसमें देखो, अब इस 3 वेरिएबल के साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमने जब सॉल्व किया तो जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को हम इस रूप में भी लिखते हैं जिसको थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहा जाता है। तो थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में हमको कई एलिमेंट मिला, 9 मिला, है ना। तो इसलिए हम थर्ड ऑर्डर के डिफिनीशन, थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि A determinant of third order is a function of 3 square equal to 9 element. A determinant of third order is a function of 3 square equal to 9 element arranged in three vertical lines called column and 3 horizontal lines called rows. A determinant of third order is a function of 3 square equal to 9 element arranged in 3 vertical lines called column and 3 horizontal lines called row in the square shape. स्क्वायर शेप, वर्गाकार रूप में 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 एलिमेंट का एक फंक्शन होता है थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, है ना। ए डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर इज ए फंक्शन ऑफ 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 एलिमेंट अरेंज्ड इन 3 वर्टिकल लाइंस कॉल्ड कॉलम एंड 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस कॉल्ड रोज इन द स्क्वायर शेप। एक वर्गाकार रूप में 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 एलिमेंट का, है ना, 3 रो और
और 3 कॉलम में 9 एलिमेंट का एक वर्गाकार सजावट है जो थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट के रूप में हमारे सामने आ गया। ठीक है, तो इसमें अब इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो अब हम ये देखा हमने कि ए डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर इज ए फंक्शन ऑफ 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 एलिमेंट अरेंज्ड इन 3 वर्टिकल लाइन्स कॉल्ड कॉलम एंड 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स कॉल्ड रो इन ए स्क्वायर सेट। वर्गाकार रूप में 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 एलिमेंट के सजावट का एक फलन है। ठीक है, तो हम अब एक थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट पर विचार करते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि ये थर्ड ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट है A1, B1, C1, A2, B2, C2, फिर हो गया A3, B3, C3। तो ये 9 एलिमेंट हुए। तो यह जो स्थान है पहला रो और पहला कॉलम का स्थान है। तब पहला रो और पहला कॉलम को इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? A1 1 लेते हैं, A1 1 लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप लोग इसको A11 पढ़ दीजिएगा, ये सब घसकटवा भाषा का प्रयोग नहीं कीजिएगा। A11 मतलब आई एम सिटिंग एट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। यह दर्शाता है या यह दिखाता है कि मैं किस स्थान पर हूं, पहले रो और पहले कॉलम के स्थान पर हूं। तो इस A11 का वैल्यू क्या हो गया? A1 है। फिर देखिए A12 का मतलब हुआ कि आई एम स्टैंडिंग एट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, जो यह है B1 है। तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम पर क्या हो गया हमारा? B1 हो गया। फिर A13 लिखा। A13 मीन्स पोजीशन इन फर्स्ट रो बट थर्ड कॉलम। पोजीशन इन फर्स्ट रो बट थर्ड कॉलम। तो यह किसका पोजीशन है? C1 का पोजीशन है। तो A13 के जगह पर हम लिख दिए C1। उसी तरीके से अब आते हैं सेकेंड रो में। सेकेंड रो के एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये A2 है, इसका पोजीशन क्या है? यह है सेकेंड रो का एलिमेंट है लेकिन फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको A21 लिखेंगे। तो A21 का वैल्यू कितना है? A2 है। फिर देखो अब आते हैं सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम पर बात आती है। तो B2 किस पोजीशन पर है? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के पोजीशन पर B2 बैठा हुआ है। उसी तरीके से C2 कहां पर है? तो C2 है सेकेंड रो लेकिन थर्ड कॉलम के पोजीशन में है, तो इसको A23 लिखते हैं। फिर आइए तीसरे कॉलम को एक्सप्लेन करते हैं। तीसरे रो को A31 फर्स्ट थर्ड रो लेकिन फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पर कौन भाई बैठे हैं? A3 बैठे हैं। और तीसरे रो और दूसरे कॉलम के पोजीशन पर कौन है? B3 है। और तीसरे रो और तीसरे कॉलम पर कौन है? यहां पर C3 बैठे हैं, है ना। तो ये हमने लिख दिया C3। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस तरीके से थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट के एलिमेंट का अपना पोजीशन और उनका अपना अस्तित्व प्राप्त है, जो हमको 3 वेरिएबल्स वाले साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो हमारा रिजल्ट आया है, उस एक्सपेंशन को हमने यह रूप दिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। और इसके ये जो 9 एलिमेंट हैं, उन 9 एलिमेंट को हमने एक्सप्लेन किया और उस एक्सप्लेनेशन में हमने देखा
अब देखिए, है ना, तो सभी अपने अपने पोजीशन पर विराजमान है। आप देखिए सभी अपने अपने पोजीशन के हिसाब से बैठे हुए हैं। तो अब जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन के हिसाब से इन 9 एलिमेंट का जो एक हमारा शेड्यूल है कि यह किसका अनुकरण कर रहे हैं, तो यह अनुकरण कर रहे हैं किसका, AIJ का, है ना, AIJ के हिसाब से। तो I का मतलब I indicates that row in which the element lie। I उस रो को इंडिकेट करता है जिस रो में वह एलिमेंट स्थित है ना। J indicates that column in which the element lie। जे उस कॉलम को इंडिकेट करता है जिस कॉलम में वह एलिमेंट हो, है ना। तो अब ये पोजीशन अपना पकड़े हैं, तो सबके पोजीशन किसका क्या है वो पोजीशन हमने आपको बता दिया। लेकिन मान लीजिए कि कौन पोजीशन किस पोजीशन पर है, तो कितने वजन के साथ है, वो अपना कितना अस्तित्व बना के रखता है, उसका अस्तित्व धनात्मक है या ऋणात्मक है ना। तो थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट जो हमारे पास प्राप्त होते हैं उनके सभी एलिमेंट का पोजीशन निर्धारित करने के लिए कि वे किस पोजीशन में है, वे धनात्मक पोजीशन में है या ऋणात्मक पोजीशन में है ना। आइदर एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर आर आइदर इन पॉजिटिव एटीट्यूड और इन नेगेटिव एटीट्यूड। तो इसको हम लोग डिसाइड करते हैं, इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग एक इस्तेमाल करते हैं कि इनका चिन्ह कैसे होता है। साइन ऑफ द एलिमेंट्स, साइन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट of third order be defined as। थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के अवयवों का चिन्ह कैसे परिभाषित होता है, -1 to the power I plus j। -1 का पावर I प्लस J से निर्धारित होता है। जैसे मान लीजिए हमारा A1 है, तो A1 किस पोजीशन में बैठे हुए हैं, A11 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के। तो A1 का चिन्ह जो अगर निकालना होगा तो हम लिखेंगे -1 का पावर 1 प्लस 1 यानी -1 का पावर 2, यह प्लस हो गया, ठीक है। उसी तरीके से B1 किस पोजीशन पर बैठे हुए हैं, पहला रो और दूसरा कॉलम में, तो -1 का पावर 1 प्लस 2 यानी -1 का पावर 3। तो किसी भी माइनस का पावर विषम संख्या होता है तो वो माइनस हो जाता है, तो यह निगेटिव हो गया। तीसरा C1 कहाँ बैठे हुए हैं, तो C1 हमारे बैठे हुए हैं A13 पहला रो और तीसरा कॉलम के पोजीशन में। तब -1 का पावर 1 प्लस 3 यानी -1 का पावर 4, इवन नंबर आ गया। तो इवन नंबर माइनस के पावर में इवन नंबर हो तो वो प्लस हो जाता है। उसी तरीके से
आप ये देखो कि अब देखो A2 किस पोजीशन में बैठे हुए हैं, A2 बैठे हैं दूसरा रो के पहला कॉलम में, तो -1 का पावर 2 + 1 यानी -1 का पावर 3, तो ये माइनस लेकर के बैठ गए, इनके साथ माइनस लग गया। फिर देखो B2 किस पोजीशन में बैठे हुए हैं, B2 के बैठने का स्थान है दूसरा कॉलम का दूसरा रो, तो -1 का पावर 2 + 2, -1 का पावर 2 + 2, 2 + 2 का मतलब क्या, दूसरा रो और दूसरा कॉलम में बैठे हुए हैं, तो -1 का पावर 4 यानी कि इवन नंबर हो गया, तो ये प्लस पोजीशन लेकर के चले आएंगे। उसी तरीके से C2 कहाँ बैठे हुए हैं, C2 बैठे हुए हैं देखिए दूसरा रो के तीसरा कॉलम में बैठे हुए हैं, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो 2 + 3 यानी -1 का पावर 5 = माइनस, इवन ऑड नंबर आ गया माइनस के पावर में, तो वो माइनस हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए A3 महोदय कहाँ बैठे हुए हैं, A3 बैठे हुए हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 का पावर 3 + 1 यानी कि -1 का पावर 4 = प्लस। उसी तरीके से B3 कहाँ बैठे हुए हैं, तीसरा रो लेकिन दूसरा कॉलम में बैठे हुए हैं, तो -1 का पावर 3 + 2 = क्या हो जाएगा, तो ये -1 का पावर 5 हो गया, तो ये माइनस चिन्ह के साथ हो गए, इनका क्षमता है ये निगेटिव चार्ज हो गए। और उसी तरीके से C3 महोदय कहाँ बैठे हुए हैं, तीसरा रो के तीसरा कॉलम में बैठे हुए हैं, तो -1 का पावर 3 + 3 यानी -1 का पावर 6 = प्लस यानी कि पॉजिटिव हो गए। इस तरीके से हमने ये सभी थर्ड ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट हमारे निकले, उन डिटर्मिनेंट के सभी 9 एलिमेंट का अपना अपना क्षमता क्या है, वो अपना क्या प्रभाव दिखाते हैं, उनके प्रभाव को, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव स्थिति को हमने दर्शाया कि कैसे निर्धारित किया जाता है। थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का पोजीशन इस -1 का पावर I + j के द्वारा निर्धारित होता है। तो -1 के पावर I + j के हिसाब से तो हमारा जो भी साइन निकला इसके हिसाब से हमारा रिजल्ट क्या हो गया, 10। डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर contains the sign of their elements. Thus, determinant of third order contains the sign of their elements as plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. देखो ये थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का साइन है। ये साइन हमने इसलिए बताया कि जब हम आगे थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन सीखेंगे, उसके मान को निकालना सीखेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में साइन का प्रयोग करना होगा। तो साइन का जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो इस साइन को कैसे हमने लाया सो आपने देखा, और इसके हिसाब से हम आगे काम करेंगे। तो आज ये थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे हम लोग लिए, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है ना, तो हमने ये देखा कि रिजल्ट हमारे सामने 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और उसमें एक एक्सपेंशन आया। उस एक्सपेंशन को हम लोग नए तरीके से लिखे, एक उसके वो जो हमारा तरीका आया, एक्सपेंशन आया, उस एक्सपेंशन को हम इस तरीके से भी इस एक्सपेंशन को लिख सकते हैं।
और इस तरीके के जो शेप प्राप्त हुआ इस तरीके का, इसी को थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का नाम भी दिया जाता है। और थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को इस तरीके से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 एलिमेंट का एक फंक्शन है ना, जो 3 रो और 3 कॉलम में सजाया गया होता है एक स्क्वायर शेप में, माने वर्गाकार आकृति में सजाया गया होता है। तो उसी तरीके से उस वर्गाकार आकृति में जो 9 एलिमेंट है, उन 9 एलिमेंट का किस तरीके से हम पहचान करते हैं ये हमने आपको बताया। और वो 9 एलिमेंट का क्या पोजीशन है, वो धनात्मक चार्ज है या ऋणात्मक चार्ज है, उसको निकालने का तरीका हमने बताया -1 टू द पावर i प्लस जे। तो -1 टू द पावर i प्लस जे के हिसाब से इस एलिमेंट का हम लोग चिन्ह निर्धारित करते हैं। और इस तरीके से थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का चिन्ह है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से आता है। तो अब जो एलिमेंट हो A11 है तो आप निर्धारित करो कि इसका पोजीशन क्या होगा, ये धनात्मक है या ऋणात्मक, पॉजिटिव या निगेटिव। A23 है तो A23 -1 का पावर 2 + 3 करके देख लो, तो -1 का पावर 5 आया, निगेटिव चार्ज है तो उसका चिन्ह माइनस होगा। तो जिस तरीके से एलिमेंट का चिन्ह निर्धारित किया जाता है वो हमने आपको बताया आज इंट्रोडक्शन में। अब अगले लेक्चर में हम थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपांड करेंगे, कैसे उसका एक्सपेंशन निकालेंगे और डिटर्मिनेंट का मान निकलेगा वो हम बताएंगे। फिर 2 ऑर्डर के साथ और 3 ऑर्डर के साथ कंपैरिजन क्वेश्चन होगा और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये 2 जो लेक्चर हुआ हमारा, आज दूसरा लेक्चर है डिटर्मिनेंट का। तो ये दोनों लेक्चर इंट्रोडक्शन कराते हैं किससे, थर्ड ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से। तो पहला लेक्चर था डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर का इंट्रोडक्शन, और आज ये दूसरा लेक्चर है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन, है ना। तो हमको उम्मीद है कि इसमें बहुत सारी बात आप समझे होंगे, क्योंकि थोड़ा सा अलग हट के आपकी किताबों में जो दिया है, जिसके हिसाब से कि मैट्रिक्स को टैग कर करके डायरेक्ट मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट का नाम दिया जाता है, थोड़ा सा अलग ट्विस्ट कर दिए हैं, जो आपको कुछ अलग मिले और आप देखें और इसका लाभ उठावें। आप सबों का दिन शुभ हो और सभी लोग अपने घर में रहें, अपने अपने माता पिता गुरुजनों अपने बड़ों का सम्मान करें, है ना। अपने गुरु ईश्वर अल्लाह भगवान जिसको जो मानते हैं उससे प्रार्थना करें कि इस महामारी से देश के नागरिकों को निजात मिले और हम सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।